हेलो दोस्तों, आपका हमारे टॉप एकेडमी में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर सेकंड बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने ये टॉपिक से सारे कंप्लीट कर लिए तो इससे बाहर आपका कुछ रहने वाला नहीं है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर सेकंड का क्या नाम है, मानव जनन। तो मानव जनन में सबसे पहला टॉपिक क्या है बेटा? सबसे पहला टॉपिक है तुम्हारा वृषण। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एंड आगे है तुम्हारा लैंगिक जनन। क्या है बेटा? लैंगिक जनन। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तुम्हारे। लैंगिक जनन में क्योंकि जो मानव होता है, मानव के अंदर किस प्रकार की जनन होती है? लैंगिक जनन होती है। अच्छा, ये मानव के ऊपर पूरा चैप्टर है तो लैंगिक जनन। मगर आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था उसमें भी हमने आपको बताया था कि द्वय निषेचन होता है, द्वय निषेचन होता है और लैंगिक जनन होता है आवृत बीजी पौधों में। तो उसमें भी आपको याद रखना है कि लैंगिक जनन उसमें भी पाया जाता है। अच्छा, अलैंगिक जनन किसमें होता है? जिसमें किसी और दूसरे नर और मादा की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आप मधुमक्खी में पढ़ेंगे आगे जाके, तो वो नर जो ड्रोन होता है वो अपना खुद का अलैंगिक जनन करता है। अच्छा, चैप्टर नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं तो इसमें और भी बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि निषेचन। अब निषेचन के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। निषेचन 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 क्या होता है? निषेचन होता है जब जब कोई भी स्पर्म और कोई भी ओव्यूल जब एक दूसरे से टकराते हैं और कुछ कंडीशन बनती है, और कुछ कंडीशन बनने के बाद में जो पूरा प्रोसेस बनता है, जैसे कि मैंने कहा कि एक स्पर्म है, कोई भी स्पर्म है, एक स्पर्म जिसकी अगुणित कोशिका होती है। एंड इसी तरीके से मैंने कहा कोई भी ओव्यूल है, कोई भी अंडाणु है, उसकी भी अगुणित कोशिका है। जब ये अगुणित कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बना लेती हैं? द्विगुणित कोशिकाएं बना लेती है। तो ये द्विगुणित कोशिका बनने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। लेकिन आवृत बीजी जो पौधों में होती है वो कैसे होती है? डबल फर्टिलाइजेशन होती है, द्वय निषेचन होती है। अच्छा, आगे हम देख रहे हैं और भी इंपोर्टेंट जो है तुम्हारा, जैसे कि टॉपिक नंबर 4, मानव में लिंग निर्धारण। अच्छा, ये क्वेश्चन तो काफी बार पूछा जा चुका है, क्योंकि इसमें क्या होता है, उसमें इस तरीके से पूछता है कि बताइए आजकल की जो प्रथाएं हैं उनमें लेडीजों को, औरतों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है और कहा जाता है कि आप ही जिम्मेदार हैं किसी लड़की को जन्मने में। मगर हम इसमें जानेंगे मानव में जो भी लैंगिक जनन होता है उसका जिम्मेदार केवल मानव होता है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2023 में। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं और इसमें एक्स वाई होते हैं, इसमें विषम युग्मजी होते हैं। अब विषम युग्मजी होते हैं इसीलिए जो मानव का होता है मेल के द्वारा और ये फीमेल के द्वारा। तो मानव के अंदर अगर आपको कोई पूछे कि बताइए कि मानव के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लिंग निर्धारण होता है, वो किसकी वजह से होता है? मेल की वजह से होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको क्लियर कराएंगे टॉपिक्स। आप टेंशन ना लें, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से उतार लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, इंस्टाग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाएं। हमारा चैनल अभी इतना सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं तो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, मगर ये आप एक बार नोट करेंगे, इसको समझेंगे तो आप जानेंगे कि हमारे चैनल पर जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे और वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, बहुत ज्यादा स्टडी करने के बाद पढ़ा रहे हैं। उनकी ऑफलाइन भी कोचिंग चलती हैं, काफी बड़े बड़े बैच पढ़ाते हैं। आप बस केवल एक बार हमें सपोर्ट करिए। कोई भी आपको टेंशन है, अगर कोई भी कमेंट बॉक्स में नहीं समझ में आ रही है बात, तो आप लिख दिया करें। जैसे कि आगे हमने आपको बताया आर्तव चक्र के बारे में। अच्छा, आगे नेक्स्ट आपका जो टॉपिक्स है वो है तुम्हारा आर्तव चक्र। अच्छा, आर्तव चक्र क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एक दो क्वेश्चन इसलिए। अच्छा, आगे देखते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये कुछ अलग ही है। अपरा, इसको हिंदी में कहीं लिख के दे देता है, अपरा किसे कहा जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमने इस भी टॉपिक्स को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, आपको हम इसी तरीके से और भी नेक्स्ट चैप्टर का, क्योंकि ये मैंने आप कह रहे होंगे बस इतने ही इंपोर्टेंट है, ये तुम्हारे ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आपने इसको पकड़ बना ली ना, जैसे कि ये निषेचन वाला टॉपिक्स है, ये वाला टॉपिक, ये तो काफी बार आ चुका है टॉपिक्स, 2022 में, 2023 में, काफी सनों में ये देखा गया है। ये तो ऐसे हैं जैसे कि हर बार कोई चीज आती है ना, जैसे कि ऋतुएं हर बार आती है, सर्दी हर बार आती है, तो ये हर बार आने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है बच्चा, तो हम आगे और आपको टॉपिक्स बताते हैं, जैसे कि आगे टॉपिक्स कौन कौन से हैं।
आप इसमें चिंता छोड़ दीजिए कि अब हमें ये टॉपिक्स किस तरीके से कंप्लीट करने हैं। हम आपको एक एक टॉपिक्स कंप्लीट कराएंगे। अच्छा आगे देखो, यहाँ पर 6 तक हो गया है, तो 7 नंबर, 7 नंबर, मानव के जनन अंगों को विस्तार में समझाइए। ये तक कट गया क्या? अब इसमें भी हमारे दो तरीके के आते हैं, जैसे कि एक मेल के लिए आता है, तो इसमें पूछा जाता है, जैसे कि मैं ए डाल देता हूं इसको कि नर जनन अंग, और बी में आ जाता है मादा जनन अंग। क्या आ जाता है बेटा? मादा जनन अंग। अच्छा, तो इसके बारे में और इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। अच्छा, और टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट इतने नहीं है जितने कि आपको हर बार पूछे जाएं। हमने जितने दे दिए हैं ना आपको, एकदम से अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम आपको एक एक टॉपिक्स कंप्लीट कराएंगे और आपके टेलीग्राम पे उसके नोट्स प्रोवाइड हो जाए करेंगे। आप बस के बस सपोर्ट करिए आप हमें। आज बहुत रात हो गई है, फिर भी हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारे पास क्या ऐसा नहीं है बच्चे पढ़ाने के लिए नहीं, हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चों को और ज्यादा मेहनत कर कर और ज्यादा बच्चों को नंबर लाकर दिखाएं कि हाँ बच्चों के साथ में कि किस तरीके से मेहनत की जाती है। आप हमारे साथ मेहनत करेंगे, आप हम और हम आपके साथ करेंगे, तभी इसका रिजल्ट निकल कर बाहर आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम आपको आगे भी चैप्टर्स लेके चलते हैं। हेलो, अब हम आ चुके हैं दूसरे चैप्टर पर। आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरा चैप्टर के बाद में तीसरा चैप्टर जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य का सबसे पहला जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो है तुम्हारा उल्ब वेदन। क्या है बेटा? उल्ब वेदन। अच्छा, ये पहले तो आप ये समझे कि जो जनन स्वास्थ्य है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है जब कोई माता जब किसी संतति को जन्म देती है तो उस समय उसको किस प्रकार की रोग हो सकते हैं, उसको बच्चे को संतति को पैदा करने में किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। तो हमें इसलिए ही ये चैप्टर डाला गया है जिससे कि बच्चे को पहले से नॉलेज हो, पहले से इस बारे में इंफॉर्मेशन हो, जिससे कि वो इन बातों से बच सके, इन प्रॉब्लम से पहले ही आगाह हो सके, बच सके, उसको पहले ही इस चीज को पता होना चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले हमने देखा उल्बेदन। ऐसा सेकंड जो है तुम्हारा बंधता। ये देखना थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये क्या दिखाई दे रहे हो, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बंधता का मतलब होता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, जैसे कि तुमने देखा होगा लोग गांव वगैरह में कह देते हैं अरे ये औरत क्या, ये औरत तो बांझ है। तो इसी तरीके की बंधता होती है, इनफर्टिलिटी होती है। तो आजकल रासायनिक तरीके से कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? फर्टिलिटी कर सकते हैं। मतलब कहने का मकसद है बंधता को दूर कर सकते हैं। उसकी जो बारे में मैंने बताया आपको, बंधता दूर करने के लिए कुछ ऐसे नियम है, उन नियमों के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कि आप बताएंगे पात्रे निषेचन। पात्रे निषेचन। अब आप कहेंगे सर ये पात्र निषेचन क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आईबीएफ प्रोसेस। अच्छा, आईबीएफ का क्या फुल फॉर्म होता है? इन विट्रो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि GIFT, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में मान लीजिए आप टॉपिक नंबर 3, ये जो गिफ्ट का प्रोसेस होता है, ये क्या होता है बेटा? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है बेटा? फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है बेटा? जब गैमीट्स प्रयोगशाला में परख नली के अंदर बना लिया जाता है और उसके बाद में मादा के फैलोपियन ट्यूब में ले जाकर उसको क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे कि उसके अंदर जो इनफर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है और वो संतति देने लायक मादा बन जाती है। इसी तरीके से एक और प्रोसेस होता है ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक 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 स्पर्म इंजेक्शन।
स्पर्म इंजेक्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा आप समझते रहें कि इसके बारे में हम जब आपको डीपली पढ़ाएंगे तो आपको फिर आप इंफॉर्मेशन पूरी हो ही जाएगी, लेकिन इसका मतलब भी समझते रहें। देखो, इनके नाम के अंदर ही इनका मतलब छुपा हुआ है, जैसे कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। तो जो अंडाणु होगा, अंडाणु का जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म का मतलब जीव द्रव। जैसे कि कोई भी एक अंडाणु है, इस अंडाणु का जो एक तो बीच में केंद्रक होगा, तो यहाँ पर कुछ द्रव भरा होगा, क्योंकि हर एक कोशिका में होता है, जैसे कि कोशिका में कोश का द्रव होता है। इसी तरीके से इसमें ही वो क्या करा जाएगा, स्पर्म को इंजेक्ट किया जाएगा। किसके द्वारा? इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट किया जाएगा। तो इस प्रोसेस का नाम इसीलिए कहा गया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बात समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, और भी जैसे कि आपका एक और टॉपिक है कृत्रिम वीर्य सेचन। अच्छा, मैं इधर की तरफ लिख देता हूं आपको, तीसरे के बाद में चौथा, कृत्रिम कृत्रिम वीर्य वीर्य सेचन। अच्छा, आपको ये इतने टॉपिक्स जो हमने बताए हैं आपको, ये सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में। ये आपको ख्याल रखना है, अच्छी तरीके से उसको देखते रहना है। अच्छा, अब इसके बाद में मैं आपको एक दो और टॉपिक्स बता देता हूँ कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। जैसे कि आपका एक और इंपोर्टेंट मुझे याद आ रहा है, जनसंख्या विस्फोट। इस पे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ चुका है, जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है, जनसंख्या का क्या प्रोसेस है, कितनी वृद्धि से बढ़ रही है, ये सब पूरा आप इसमें जानेंगे। और जनसंख्या में हमारा देश इस टाइम पे अब देखो नंबर 1 होने ही वाला है। अगर काउंटिंग हो जाती है, जनगणना हो जाती है, तो आपको पता लगेगा कि इंडिया हमारी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन गई है। अच्छा ठीक है, तो आगे हम अब नेक्स्ट चैप्टर पे आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं। हेलो, आज हम आ चुके हैं आपके पास दोबारा से नेक्स्ट चैप्टर पर, और इसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे हम। जैसे कि वंशागति तथा विविधता। इसका मतलब क्या होता है? वंशागति तथा विविधता का मतलब क्या है? वंशागति का मतलब होता है कि एक वंश दूसरे वंश तक किस तरीके से जा रहा है, तथा विविधता, विविधता का मतलब है उसके अंदर क्या वेरिएशन आ रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वंशागति का मतलब वंश से आप समझ सकते हैं कि वंश की गति, एक वंश से दूसरे वंश तक ट्रांसफर होना। और वेरिएशन का मतलब है विविधता, उसके अंदर कुछ चेंजिंग आ जाना। जैसे कि आपने देखा होगा कि माता पिता के कुछ लक्षण बच्चे में ट्रांसफर होते हैं ना, और ऐसा नहीं है जैसा कि बिल्कुल माता में था वो ही सेम टू सेम एकदम से ट्रांसफर हो गया, उसमें कुछ हल्का सा बदलाव भी हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, वेरिएशन हो जाते हैं। तो आप देखेंगे इस वाले चैप्टर में कि आज तक जो भी प्रजातियां बनी हैं, जो भी प्रजातियां आज तक बनी है, वो सारी क्या है? वेरिएशन से बनी है। किससे बनी है? विविधता से बनी है। तो आप इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमें सारे विविधता पर, वंशागति पर ही पढ़ने हैं। जैसे कि इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको सबसे पहले हम बताएंगे आपको, आनुवांशिकी का जनक कौन है? तो आनुवांशिकी का जनक है तुम्हारे मेंडल साहब। तो मेंडल साहब ने जितने भी नियम दिए वो सारे इतने इंपॉर्टेंट हैं, वही हम लिखेंगे। सबसे पहले प्रभावता का नियम दिया है, प्रभावता का नियम इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। पृथक्करण का पृथक्करण का तुम्हारा दिया है, पृथक्करण का नियम दिया है। आगे तुम्हारा एक संकर संकरण दिया है, एकल संकर एकल संकर संकरण दिया है। इसी तरीके से और ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा द्वय संकर होता है, द्वय संकर द्वय संकर संकरण। ये समझ लीजिए इस चैप्टर के अंदर जो मेंडल साहब है ना, वही इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से कभी भी आप क्वेश्चंस उठाता है एग्जामिनर, तो सबसे पहले मेंडल के पास जाता है और कहता है मेंडल साहब आपके पास जितने भी नियम है वो हमें दे दीजिए। तो आपको सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर मेंडल तैयार करने हैं, ठीक है बेटा, मेंडल को देखना है। अच्छा, उसके बाद में आपको और भी जो बचा कुचा है, जैसे कि सह प्रभाविता सह प्रभाविता सह प्रभाविता की हेडिंग पूछ लेता है। 2021-2022 में ये तुम्हारा दो दो नंबर में पूछा गया क्वेश्चन से। अच्छा, आगे पूछ लेता है सहलग्नता, सहलग्नता पूछ लेता है, सहलग्नता भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी। अच्छा, मेंडल का हो गया, ये हो गया। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि पुनेट वर्ग की सहायता से इसके सारे जितने भी लक्षण है वो बताइए। तो हम लिख देंगे
पुनेट वर्ग, पुनेट वर्ग पर एक एक प्रश्न, पुनेट वर्ग का ये क्वेश्चन आ जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद में वो पूछता है कि किस तरीके से इसमें विविधता आई है, वेरिएशन किस तरीके से आई है। तो आपने देखा होगा जो बहुत स्लो आती है, स्लो चेंजिंग आती है एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति तक, उसको बोलते हैं वेरिएशन। लेकिन इसको अगर एकदम एकदम चेंजिंग आ जाए उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के बारे में हम जानेंगे, उत्परिवर्तन, उत उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। जैसे कि आपने 1945 में देखा होगा जापान में जब हिरोशिमा पर जब परमाणु बम फेंका गया था, तो वहां पर जब दूसरी पीढ़ी आई तो दूसरी पीढ़ी में अपलांगता तुम्हारी बहुत ज्यादा होने लगी। कहने का मकसद है उनके अंदर ऐसे वेरिएशन आने लगे, उनके अंदर मानसिक प्रॉब्लम्स होने लगी, उनके अंदर शारीरिक प्रॉब्लम्स होने लगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे आई है, एक पीढ़ी में एकदम चेंजिंग आ गई है। तो इसका मतलब क्या है, ये उत्परिवर्तन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कहने का मकसद है उसके अंदर म्यूटेशन हुआ है और बहुत फास्ट म्यूटेशन हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से आगे देखो पॉइंट नंबर 6, नीचे एडिटर साहब थोड़ा देखें, ये नीचे यहाँ दिख रहा है क्या, दिख रहा है। अच्छा, आगे यहाँ पर ये 6 वाले टॉपिक्स में क्या है, कुछ गुणसूत्रीय और क्रोमोसोम से होने वाले कुछ रोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको भी लिख लेंगे। गुणसूत्र तथा क्रोमोसोम। अब आप कहेंगे सर ये भी गुणसूत्र, जो क्रोमोसोम, ये आपके लिए लिखा गया है क्योंकि गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो इनसे होने वाले रोग। अच्छा, आगे हम लगाएंगे एंड और लिखेंगे जीन। अगर इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि मानव के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, मानव के अंदर आप बता देंगे 23 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। और अगर मैं कहूं गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो आप कहेंगे 46 होती है। तो इसी तरीके से जब कभी भी ऐसा होता है कि निषेचन के दौरान मादा के गर्भ में भ्रूण अवस्था के टाइम पे यूटेरस के अंदर जब कभी भी ये जीन्स, ये क्रोमोसोम अनियंत्रित हो जाते हैं, इसके अंदर क्या होता है 46 से 47 हो जाते हैं, या फिर एक की कमी हो जाती है। गुणसूत्र के अंदर थोड़ा सा क्या होता है, एक गुणसूत्र नष्ट हो जाए या फिर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ ऐसी बीमारी से आ जाती हैं, उनको हम बोलते हैं सिंड्रोम्स। तो सबसे पहला इंपोर्टेंट तुम्हारा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारे 21वीं जोड़ी के अंदर क्या होता है, एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है और टोटल गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, 21वीं जोड़ी में 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो टोटल फिर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, और जिससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसको बोलते हैं तुम्हारा डाउन सिंड्रोम। तो कुछ और भी सिंड्रोम्स जैसे आते हैं, एक पटाउ सिंड्रोम आता है, ये 13 वाले गुणसूत्र के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की वजह से होता है। और एक टर्नर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, आप नीचे तक हो गया, मैं थोड़ा सा ऊपर और मैं इरेज कर देता हूं और इरेज करके आपको बताता हूं। एक दो इंपोर्टेंट और टॉपिक्स हैं आपके इस वाले चैप्टर के अंदर, बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। आप इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं एक एक आपको टॉपिक्स क्लियर करा देंगे, बस आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगर कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। अच्छा, ये हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया को एक और नाम से जानते हैं शाही रोग, शाही रोग के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, उनके अंदर ये पाया गया था, इसलिए इनका नाम शाही रोग रख दिया गया। इसमें होता क्या है, जब भी आपका कहीं स्क्रैच लग जाता है या कट जाता है तो ब्लडिंग होना रुक जाती है, थोड़ी देर के बाद वो जम जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं खून का थक्का बन जाना। तो इस रोग में क्या होता है, खून का थक्का बनता ही नहीं है। कहने का मकसद है खून का थक्का ना बनना ही बीमारी कौन सी है, हीमोफीलिया है। तो हम यहां लिख देंगे खून का थक्का ना बनना, खून का थक्का ना बनना, ये तुम्हारा हीमोफीलिया है। अच्छा, आगे एक और रोग आता है थैलेसीमिया,
क्या रोग आता है बेटा? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ये भी पूछा जाता है। ये सारे तुम्हारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने आपको बताए चैप्टर नंबर 4 के। चैप्टर नंबर 4 में इतने इंपोर्टेंट टॉपिक्स अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं अपने अंदर, तो ये समझ लीजिए आप कंप्लीट इसको करने के बाद में फिर कुछ आगे नहीं आने वाला है। आप इसका बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि इसके बाहर आने वाला है, बिल्कुल कंप्लीट करवा देंगे आपका। आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और एक एक टॉपिक्स आपको मिलेगा इसमें, ठीक है ना। जैसे कि एक और इंपोर्टेंट टॉपिक्स है तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी हो जाना। तो इस रोग में कुछ ब्लड प्रॉब्लम्स होगी, आरबीसी के अंदर से जो होंगे वो कमी हो जाएगी, तो उससे ही हमारा सिकल सेल एनीमिया होगा। इसको भी हम अपना डीप आराम से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आपको हम इसी तरीके से इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे और उसके बाद में एक एक टॉपिक्स पर हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आप हमारे ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में हम अपनी समस्याएं लिखें, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपको, किस पर क्लास चाहिए, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।